हेलो बच्चों। तो ब्रह्मा जेई क्रैश कोर्स में आपका वेलकम है। आज हम लोग चैप्टर कवर करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें क्या वेटेज रहता है इसकी पहले बात कर लेते हैं अपन लोग। तो देखिए मैंने इसमें टॉपिक वाइज वेटेज लिखा है कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेन के अंदर। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 36 क्वेश्चन 78 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी चैप्टर के आप देखोगे तो काफी कम क्वेश्चन है। तो ओवरऑल पिछले 3 साल में 99 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें से कि 78 क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हैं। तो आज हम पूरे चैप्टर की थियरी कवर करेंगे और जहां जिस जिस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ना उसको अपन ज्यादा फोकस करेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। ये अपना बेसिक टॉपिक हो गया कि हाँ इतना आना ही चाहिए। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको बेसिक चीजें इसकी पता है, तो इसको अपन फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को। तो डिटरमिनेंट का मतलब आपको इसमें कोई भी एलिमेंट को कैसे नोट करते हैं, ए आई जे से। ए आई जे का मतलब होता है आईएथ रो एंड जेएथ कॉलम एलिमेंट। जैसे यहाँ लिखा है A11। A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये हो गया फर्स्ट रो R1 R2 R3। इस तरह से लिखेंगे। ऐसे ये कॉलम हो जाएगा C1 C2 C3। ये कॉलम के एलिमेंट हो गए, ये रो के एलिमेंट हो गए। तो डिटरमिनेंट को जब हमको एक्सपेंड करना है तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने का बेसिक तरीका क्या होना चाहिए कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। A12 का मतलब क्या है, A12 का मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। A32 का मतलब क्या हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ये उसका बेसिक मीनिंग हो गया। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर फॉर्म में रहेगा कि 3/3 का रहेगा या 2/2 का रहेगा। तो 3/3 को कैसे एक्सपेंड करते हैं और 2/2 अगर आता है मान लीजिए तो A11 आया, A12 A21 A22। अगर 2/2 का डिटरमिनेंट है तो 2/2 को कैसे एक्सपेंड करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। मतलब ये हो जाएगा A11 A22 माइनस A12 A21। ये हो जाएगा 2/2 डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका। 3/3 में आप फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करेंगे या फर्स्ट कॉलम कैसे भी ओपन कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके लिखे हुए हैं, आप समझ लीजिए। इसमें आपको साइन कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा। तो याद रखने का तरीका क्या है कि आपने प्लस साइन से स्टार्ट कर दिया कि जिस एलिमेंट को आप लेंगे या जिसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे उसको किस साइन के साथ लेना है। तो इसमें आपको कन्वेंशनली प्लस साइन से स्टार्ट करना है, फिर ऑल्टरनेट चलेगा बस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस के बाद माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस। जो एलिमेंट को लोगे जिस रो के अलोंग एक्सपेंड करोगे उसके अकॉर्डिंग साइन ले सकते हो। तो देखो भाई अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर रहा हूँ तो पहला आ जाएगा A11, पहला एलिमेंट आ गया A11। अब इसके अलोंग इस कॉलम को हटा देना है, रो को हटा देना है। तो ये 2/2 का ये बचेगा अपने पास। तो इसकी अपन वैल्यू लिख देंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही लिखा हुआ है। फिर अगला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, माइनस का आएगा, माइनस का A12। तो माइनस का A12 मैं रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो माइनस का A12 में कॉलम और रो हटेगा तो ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस A31 इंटू A23, ये लिखा हुआ है। प्लस A13 आएगा, A13 के लिए कॉलम को हटाया और करस्पॉन्डिंग रो को हटाया। तो हटाने के बाद क्या बचेंगे, ये चार एलिमेंट बचेंगे। दैट इज A21 A32 माइनस A31 A22, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से अपन किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर मैंने इसको मान लीजिए फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो के अलोंग ओपन किया तो कैसे करेंगे, तो मैंने वो भी लिखा हुआ है। अगर मैं इस एलिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसके साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो वो माइनस साइन के साथ ही आएगा, माइनस का A21। करस्पॉन्डिंग रो को हटाया, कॉलम को हटाया, तो ये बचेगा A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13। सेम तरीके से फिर अगला साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, तो प्लस का A22 हो जाएगा इंटू रिमेनिंग चार एलिमेंट का क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर लास्ट में माइनस साइन के साथ आएगा A23 और A23 के साथ में इस कॉलम को और रो को हटाया तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई। इस तरह से अपन किसी भी रो या कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आई होप सबको पहले से पता है। तो मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया है ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ टर्म्स हमको डिफाइन करने पड़ते हैं एज अ कैलकुलेशन।
तो पहला टर्म आता है माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो माइनर का क्या मतलब है, अगर मैं लिखता हूं हर एलिमेंट का एक माइनर एलिमेंट होगा, जैसे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 1 वाला पोजीशन है, तो A11 के करस्पॉन्डिंग A11 एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग टर्म डिफाइन करेंगे M11। तो करना क्या है आपको इसमें कि A11 के करस्पॉन्डिंग जो रो और कॉलम को हटाया था, तो जो बचे हुए 4 एलिमेंट की जो वैल्यू आ रही है डिटर्मिनेंट वैल्यू, उसी को हम माइनर बोल रहे हैं। मतलब फर्स्ट रो और कॉलम को हटाने के बाद यही 4 एलिमेंट बचने वाले हैं, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वही अपने फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो अपन ओपन कर रहे हैं, ओपन करते टाइम रो और कॉलम को हटाने के बाद बचे हुए एलिमेंट के डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, उसी को ही बोल रहे हैं माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। मान लो अगर मुझे M12 डिफाइन करना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला जो एलिमेंट आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटाना है, तो बचे हुए जो 4 एलिमेंट आएंगे, उनसे बनने वाले डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, इसको हम बोल रहे हैं माइनर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। इस तरह से हम हर एलिमेंट का क्या कर सकते हैं भाई, हर एलिमेंट का माइनर डिफाइन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट। तो कोफैक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है, कोफैक्टर का मतलब है, इसको डिनोट करते हैं ए आई जे से। कोफैक्टर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल ए आई जे। इसकी वैल्यू क्या होगी कि जो आपने माइनर वैल्यू निकाली है, हर एलिमेंट के लिए निकालेंगे माइनर वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर आई प्लस जे से, -1 की पावर आई प्लस जे से। उसको जो वैल्यू बनेगी उसको हम बोलेंगे कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आई और जे को मैं 1 1 लिख देता हूं, तो A11 जो होगा वो हो जाएगा -1 की पावर में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो प्लस का 1 इंटू M11। मतलब A11 में और M11 में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब A12 की बात करेंगे, तो A12 में I को जब 1 रखेंगे और J को जब 2 रखेंगे, तो 1 + 2 हो गया 3, तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन इंटू M12। ठीक है, ऐसे अगर A13 की बात करेंगे, तो 1 + 3 क्या हो गया, और इवन नंबर हो गया, तो वो प्लस का 1 बन जाएगा इंटू में M13। मतलब माइनर में और कोफैक्टर में केवल माइनस प्लस का फर्क आएगा, आधों में सेम होंगे, आधों में विद माइनस साइन। जहां I प्लस जे ऑड होगा वहां माइनस साइन, जहां I प्लस जे इवन होगा वहां वैल्यू सेम हो जाएगी। तो इसको हम डिफाइन क्यों करते हैं, तो आप समझिए, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है उसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम लिख रहे हैं A11 एलिमेंट इंटू कैपिटल M11। पहला जो बचा हुआ है वो माइनर की वैल्यू आ रही है, तो माइनस सेकंड एलिमेंट इंटू उसके माइनर की वैल्यू, प्लस थर्ड एलिमेंट इंटू उसके माइनर की वैल्यू। अब अगर इस माइनर के एलिमेंट को अगर मैं कोफैक्टर में कन्वर्ट करता हूं, तो आप खुद देखिए M11 तो A11 के बराबर होता है, सही बात है कि नहीं। ऐसे ही M12 जो होता है वो माइनस टाइम होता है, तो मतलब इस माइनस साइन को अगर इसमें क्लब कर देंगे, तो वो A12 बन जाएगा, माइनस M12 क्या बन जाएगा, प्लस का A12 बन जाएगा, और M13 तो बराबर होगा A13 के। तो आपको जो फाइनल डिटर्मिनेंट वैल्यू मिल रही है, वो किस टाइप से मिल रही है, देखो मतलब याद रखने के हिसाब से देखिए कि A11 मल्टीप्लाई हो रहा है कैपिटल A11 से, A12 कैपिटल A12 और A13 कैपिटल A13, ये इसका कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर है, और ये इसका कोफैक्टर है। तो यही मैंने प्रॉपर्टी लिखी है कि when each element of a particular row or column are multiplied by their cofactors, their corresponding cofactors and added, we get value of determinant। हर एलिमेंट को अगर उसी के कोफैक्टर से, किसी रो के 3 एलिमेंट या किसी कॉलम के 3 एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड कर देते हो, तो जो वैल्यू मिलेगी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के क्या आती है, बराबर आती है, क्योंकि वो उसके डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से मैच कर जाता है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। सेम टाइम पर आपको इसमें एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। मतलब देखो, ये जो एलिमेंट्स थे, इनको इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो वैल्यू क्या आ गई, डिटर्मिनेंट के बराबर आ गई। लेकिन मान लो
अगर आपने एलिमेंट ले लिया A11, यहाँ आपने एलिमेंट ले लिया A12 और यहाँ ले लिया A13, ये 3 एलिमेंट लिए। अब इनको फर्स्ट रो के कोफैक्टर से नहीं किया, सेकंड रो के जो एलिमेंट है ना उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड रो का हो जाएगा A21, A22 और A23 और इनको प्लस कर दिया। मतलब फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट लिए और ये जो मैंने लिया है, ये जो मैंने 3 एलिमेंट लिए हैं कोफैक्टर्स जो लिए हैं वो सेकंड रो के कोफैक्टर लिए हैं और उनको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो के एलिमेंट से। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा 0 आती है, ये लिखा है भाई। अगर किसी भी रो के एलिमेंट को या कॉलम के एलिमेंट को दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हमेशा 0 मिलेगा, और अगर सेम रो या कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर मिलेगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना भाई आपको। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर की बाकी प्रॉपर्टीज पर। भाई देखो, डिटर्मिनेंट को अगर सिंप्लीफाई करना है तो अपने को जो बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह है ना भाई वो क्लियर होनी चाहिए, उसकी हेल्प से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मैंने बहुत शॉर्ट में चीजों को लिखा है ताकि आपका बहुत क्विक रिवीजन हो जाए। तो क्या क्या चीजें देखो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज, तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, अब मैंने क्या करा, ये जो फर्स्ट रो आ रही है इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को लिख दिया मैंने सेकंड कॉलम की जगह, और मैंने थर्ड रो को लिख दिया है थर्ड कॉलम की जगह। तीन रो क्या बन गए, तीन कॉलम बन जाएंगे, तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये ध्यान रखने वाली बात। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई भी दो रो या कॉलम आर इंटरचेंज, अगर आपने कोई दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ऐसा नहीं कि रो को इंटरचेंज कर दिया कॉलम के साथ, नहीं, रोज का आपस में इंटरचेंज या कॉलम्स का आपस में इंटरचेंज किया, तो जो वैल्यू बनेगी वो पुरानी डिटर्मिनेंट का जस्ट माइनस टाइम्स हो जाएगी हर एक इंटरचेंज पर। फॉर एग्जांपल तो देखो, अगर यहाँ एलिमेंट थे A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट रो जो थी फर्स्ट रो को लिख दिया सेकंड वाले प्लेस पर, ये सेकंड प्लेस पे आ गया, और जो सेकंड रो है अगर उसको मैंने लिख दिया फर्स्ट प्लेस पे, तो सिर्फ मैंने रोज का इंटरचेंज कर दिया, तो जो इसकी वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट ए थी, तो नई जो डिटर्मिनेंट बनेगी इंटरचेंज करने से वो नया पार्ट बन गया, उसकी वैल्यू पुराने वाले का हमेशा माइनस टाइम्स आएगी। और अगर दोबारा चेंज कर दिया तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब हर एक चेंज पे एक माइनस साइन आएगा। सिंपल सी भाई ये बात याद रख लो, हर रोज आपस में या कॉलम्स आपस में, कॉलम्स को भी करोगे तब भी माइनस साइन आएगा, हर एक इंटरचेंज पे एक माइनस साइन बाहर आएगा, वैल्यू उसकी नेगेटिव हो जाएगी उतना, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें लिखा है इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो गए तो वैल्यू क्या होगी, जीरो। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है ABC, ये तीन एलिमेंट, और यहाँ पर भी ये तीन एलिमेंट अगर ये सेम लिखे हैं, कोई भी दो रो या कॉलम आपस में अगर सेम दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट अपन जीरो बोल सकते हैं, इससे अपना बहुत सारा टाइम बच जाएगा, क्योंकि जब इसको आप एक्सपेंड करने जाओगे तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली वो हर टर्म में 0 0 0 बन के वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये अपने काम आती है हर जगह पे। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर k, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब अगर आपने अपने डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी रो के या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन नंबर से, तो जो उसकी वैल्यू आएगी वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की k टाइम्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि भाई ये था अपने पास A1 इंटू के, यहाँ पर आ रहा है B1 इंटू के C1 इंटू के, पहली रो में तीनों से k मल्टीप्लाई हो रहा है और सेकंड रो में तीनों से l मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं।
तो अपन क्या करेंगे, अगर किसी एक रो में तीनों में आपको एक कॉमन नंबर अगर दिख रहा है तो उसको आप बाहर मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हो। सेम तरीके से अगर किसी रो में इसमें तीनों में एल मल्टीप्लाई में आ रहा है तो या वो नंबर पूरे रो में या कॉलम में होना चाहिए। तो यहाँ से पूरा एल कॉमन आ गया सेकंड रो से, तो पूरा नंबर किसी रो से या कॉलम से, तो ये डिटर्मिनेंट का वो एल टाइम्स हो गया और के टाइम्स हो गया। इवन उल्टा भी कर सकते हो, अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उस नंबर को मैं डिटर्मिनेंट के अंदर लेके जाऊंगा, तो जब कोई कांस्टेंट डिटर्मिनेंट के अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में तो वो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जा सकता है, बस वो उस रो या कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर मैंने एल को मल्टीप्लाई किया तो इस एल को जब मैं अंदर लेके जाऊंगा तो इस कॉलम के तीनों नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या एल को तीनों में यहाँ मल्टीप्लाई किसी एक में मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो कॉमन मैंने लिया है रो से, के को कॉमन लिया। अब के जब जाएगा तो वो रो में भी मल्टीप्लाई हो सकता है किसी भी रो में, या किसी भी कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टी भी अपन को याद रखनी है फॉर सिंप्लीफिकेशन। आगे बात करते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, है ना। अगर मान लेते हैं कि भाई हमको डिटर्मिनेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, कुछ कुछ एलिमेंट्स का सम के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने क्या दिया हुआ है कि पहला जो रो है उसके अंदर इन दो एलिमेंट का सम आ रहा है, ये दो का सम, ये दो का सम। बाकी दो रो क्या लिखी हुई है, सेम लिखी हुई है। तो हमने बोला कि डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू अदर डिटर्मिनेंट। मतलब हम एक ही डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर इसमें दो दो एलिमेंट का सम दिख रहा है तो कोई दो एक एक एलिमेंट को तो आप पहली डिटरमिनेंट में रख दो, यहाँ रख दिया, और बचे हुए जो तीन एलिमेंट हो गए जो प्लस में थे उनको आपने दूसरी जगह रख दिया और दो डिटरमिनेंट बना दिया अलग अलग। मतलब आपने फर्स्ट रो में जो अलग अलग एलिमेंट का सम था उसको दो जगह ब्रेक किया। तो इसको जब आप अगर दो जगह ब्रेक करोगे तो उस टाइम पर आपको बाकी दो रोज को क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा, सेम विथ कॉलम। मतलब एट ए टाइम हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को अगर ब्रेक करते हैं तो उस टाइम पर बाकी दोनों रो या कॉलम क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। सिंपल सी बात। जब मैंने इसको ब्रेक किया दो पार्ट में तो बाकी दो रो में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर मैं इसको रिवर्स बात करता हूं, अगर दो डिटर्मिनेंट को आप ऐड कर रहे हो और अगर उसके दो रो एकदम सेम दिख रहे हैं या दो कॉलम एकदम सेम दिख रहे हैं तो तीसरे वाले के एलिमेंट्स को आप करस्पॉन्डिंग ऐड कर सकते हो। मतलब ये दोनों सेम दिख रहे हैं मेरे को, तो जब मैं रिवर्स जाऊंगा तो A1 में P ऐड हो जाएगा, B1 में Q ऐड हो जाएगा, C1 में R ऐड हो जाएगा। तो सेम चीज ब्रेक करते टाइम और रिवर्स में भी ये चीज का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ज्यादा एलिमेंट का सम आ गया तो मान लो कि इसमें भी दो दो एलिमेंट का सम आ गया, अब इसमें भी दो दो एलिमेंट का सम आ गया और इसमें भी दो दो एलिमेंट का सम आ गया, तो बोलो सर सबको कैसे ब्रेक करेंगे, कितनी डिटरमिनेंट बनेंगी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इसको भी दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, उस टाइम पे ये दोनों सेम रहेंगे, फिर इसके दो अलग अलग पार्ट बनेंगे, फिर इसके बाद ब्रेक होने के बाद इसके दो अलग अलग पार्ट बनेंगे। तो टोटल जो बनेंगे वो बनेंगे टू। पहली रो को ब्रेक करने के नंबर ऑफ वेज साइमल्टेनियसली, दूसरे वाली रोज को भी ब्रेक करने के तरीके साइमल्टेनियसली, थर्ड रो को भी ब्रेक करने के तरीके। टोटल 8 अलग अलग क्या बन जाएंगी भाई, डिटरमिनेंट बन जाएंगी अगर सबको मैं सिंगल सिंगल एलिमेंट में ब्रेक करता हूँ। हाँ, अगर दो की जगह तीन एलिमेंट का सम होता तो उसको मैं तीन डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ज्यादा एलिमेंट का सम होगा उतनी ज्यादा आप अलग अलग डिटरमिनेंट में उसको ब्रेक कर सकते हो। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर इस वाले में तीन एलिमेंट कौन से रखने हैं और इस वाले में तीन एलिमेंट कौन से रखने हैं। तो भाई वो आपके ऊपर है। आपने A1 को रख लिया, A1 के साथ आप Q को भी रख सकते थे, अपन ने B1 रखा है, बट B1 की जगह यहाँ Q आ सकता है, यहाँ R भी आ सकता था। कोई से तीन इधर, बचे हुए तीन इधर, मतलब उनका जो नेट सम आएगा ना वो सेम रहना चाहिए जो पहले थे एलिमेंट। बस इतना सा ध्यान रखना है डिटरमिनेंट को एडिशन में ब्रेक करते टाइम। आई होप सबको क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इफ डिटरमिनेंट D becomes 0 on putting x equal to alpha then we can say x minus alpha फैक्टर होगा। मतलब सिंपल सा है
ये आपके सामने मैंने डिटर्मिनेंट लिखी है जिसमें आ रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 248 अल्फा बीटा गामा। तो इसको देख के या ऑब्जर्व करके मेरे मन में एक बात आ रही है कि यार अगर मैंने x को 2 पुट किया इसके अंदर तो यहाँ पे 2 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा, यहाँ 8 बनेगा, तो दोनों रो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। मतलब x को 2 रखने पर वो पूरी डिटरमिनेंट क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अपन ने पढ़ा है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से कि अगर किसी रूट को या नंबर को रखने पर कोई एक्सप्रेशन, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी क्या है, बेसिकली एक एक्सप्रेशन ही लिखा हुआ है, अगर वो 0 बन रहा है कि अगर x बराबर अल्फा उसका रूट है, रूट का मतलब वो 0 बन रहा है, तो x माइनस अल्फा उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब अगर 2 रखने पर, यहाँ पर 2 रखने पर ये 0 बन रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। सही बात है। तो ये बहुत बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी है, इसको तो अपन याद कर ही सकते हैं यार, कोई लोड वाली बात नहीं है। अब आती है इस चैप्टर की भाई सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि जो मैक्सिमम काम होना है वो इसी प्रॉपर्टी से होना है। तो देखिए भाई, ये अपनी लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सिंप्लीफाई करने के लिए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड व्हेन एनी रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय ए नंबर और एनी एक्सप्रेशन एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी अदर रो और कॉलम। मतलब अगर मैंने किसी एक रो में दूसरे रो के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कॉमन और ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे मेरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा एग्जांपल, मान लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अब ये हो गए, अब देखो इसको हम बोलते हैं कि ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, कि किसी रो में रो को ऐड कर रहे हैं या रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या कॉलम में किसी कॉलम को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय चांस। तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन लगाना, कि ये 3 रो हो गई और 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो मैं किस में लगा रहा हूँ ऑपरेशन, रो में अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो किसी रो में दूसरी रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करना है, या कॉलम में कॉलम को ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि हाँ रो के अंदर कॉलम के एलिमेंट को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं। रोज का ऑपरेशन आपस में होगा, कॉलम्स का ऑपरेशन आपस में होगा। तो मैंने एक ऑपरेशन डिफाइन किया R1, मतलब मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ। तो R1 फिर मैंने लगा दिया एरो। तो एरो का मतलब है कि R1 को क्या लिखना है, R1 तो सेम रहेगा, प्लस मैंने लिख दिया P टाइम्स R2। मतलब P टाइम्स R2 का मतलब है मैंने R2 को P से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया, और सेम टाइम पर ही मैंने R3 को Q से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। दोनों काम कर दिए एक साथ, तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जिसको चेंज करना है उसको यहाँ लिखना है तो वो तो सेम रहेगा ही रहेगा, जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं ना वो तो सेम रहेगा। उसमें क्या ऐड कर रहे हो, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसी दूसरी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको पहले वाले में ऐड कर दिया, और सेम टाइम पर ही तीसरी रो के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो नेट नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो अगर मैं देखूं तो इसको लॉजिकली क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो में सेकंड रो को ऐड करना है किससे मल्टीप्लाई करके, P से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा A1 प्लस P टाइम्स A2 और माइनस का Q टाइम्स A3, क्योंकि R3 का एलिमेंट कौन सा था, A3 था। तो R1 में जो फाइनल एलिमेंट आएगा, पहला एलिमेंट, वो ये बन जाएगा नया वाला, क्या बन जाएगा, A1 प्लस PA2 माइनस QA3। ऐसे फिर अब फर्स्ट रो का मतलब पूरी रो को चेंज करना है, तो वो पूरे रो में लगेगा एक साथ। अब तो B1 में क्या आ जाएगा, B1 प्लस P टाइम्स B2 माइनस Q टाइम्स B3। ये हो गया सेकंड एलिमेंट। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस P टाइम्स C2 और माइनस का Q टाइम्स C3। ये तीसरा एलिमेंट, मतलब मैंने केवल पहले रो में लगाया ऑपरेशन, और उस ऑपरेशन में लिखा हुआ था कि R1 में R2 को P से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, एंड सेम टाइम पर R3 को Q से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये बन जाएगा नेट एलिमेंट। अभी भी, अब भाई देखो, अब ध्यान से सुनना, अब क्या हुआ, इस डिटरमिनेंट के एलिमेंट ही चेंज कर गए।
बोले सर पहली रो में तो नए नंबर आ जाएंगे, तो नया नंबर आने के बाद भी इसकी जो नेट वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी एक रो में दूसरे रो के एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी, तो भी अपनी वैल्यू में जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट इसकी जो वैल्यू आएगी और ये वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको सिखाया प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों रो को मैं सेम रखता हूँ तो इसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। तो पहले में तो आएगा A1 B1 C1, वो तो इससे मैच कर जाएगा। दूसरे पार्ट में आएगा PA2 PB2 PC2, समझना भाई। तो P कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा A2 B2 C2, जो कि इस A2 B2 C2 से मैच कर रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही तो तीसरा एलिमेंट है वो ब्रेक होगा तो Q हट जाएगा, तो A3 बचेगा B3 बचेगा C3 बचेगा। तो A3 B3 C3 थर्ड वाले रो से मैच कर जाएगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब जो दो पार्ट एक्स्ट्रा ब्रेक हुए, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पार्ट जो एक्स्ट्रा ब्रेक हो रहे हैं ये 0 हो जाएगा। तो फिर से इतना ही बचेगा। मतलब ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया नंबर आएगा वो उसकी नेट वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम एक साथ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम एक साथ कोई दो रो में ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो में R1 में R2 को ऐड कर दिया, सेम टाइम पर मैं R2 के अंदर R3 को भी ऐड कर सकता हूँ। मतलब एक साथ हम दो ऑपरेशन लगा सकते हैं अगर वो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। तीनों में ही लगाना एक साथ। तीनों का मतलब सर हमने R1 को भी चेंज कर दिया, R2 को भी चेंज कर दिया और R3 को भी कर दिया। अगर तीनों को चेंज कर दोगे तो फिर तो पूरी डिटर्मिनेंट ही चेंज हो जाएगी। तो किसी एक को तो एज अ रेफरेंस अपन को क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। मतलब जब आप ऑपरेशन लगा रहे हैं तो किसी एक रो को कॉमन रख लीजिए, मतलब उसमें चेंज नहीं करना है। बाकी दो में आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपको समझ में आएगा। तो मैंने एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिया है समझने के हिसाब से पहले कि हाँ ऑपरेशन को लगाना कैसे है। अब देखो यहाँ पर 13 16 से बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं। अगर इसको मैं नॉर्मल तरीके से एक्सपेंड करने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई। इतने बड़े बड़े इसके अलॉन्ग मल्टीप्लाई करूंगा, ये हटाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो मैं इतने बड़े बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने बैठूंगा, वो नहीं करना है। इसलिए अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो करना क्या है, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि अच्छा किस टाइप की सिमिलरिटी बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ट्राई करना है कि जो नंबर्स बड़े बड़े आ रहे हैं, अपन ने क्या सीखा, कोई भी दो रोज को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए सीखा ताकि जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उनको अपन छोटे नंबर में कन्वर्ट कर लें, ताकि एक्सपेंड करने में आसानी होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, इसमें एक का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी एक का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी एक का गैप आ रहा है। तो मैं इसमें ऑपरेशन लगा सकता हूँ, R1 को लिख दिया R1 माइनस R2। इसका मतलब है R1 को चेंज करना है, R1 में से R2 को माइनस करके R1 की जगह, R1 में से R2 को माइनस करके वापस से R1 की जगह ही रख देना है। तो ये क्या बन जाएगा। और सेम टाइम पर मैं R2 को भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों में भी एक का ही गैप आ रहा है। तो R2 को लिख दिया मैंने R2 माइनस R3। R2 को क्या लिख दिया मैंने, R2 माइनस R3। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 14 माइनस 1, 16 माइनस 17 माइनस 1, 19 माइनस 20 माइनस 1। फिर ये 14 माइनस 15 माइनस 1, ये भी माइनस 1, ये भी माइनस 1, और 15 हो गया, 18 हो गया, 21। जैसे ही मैंने ये ऑपरेशन लगाए दो, मैंने दो मैक्सिमम दो ही ऑपरेशन रख सकते हैं एक साथ। तो R1 को भी चेंज कर दिया, R2 को भी चेंज कर दिया, पैटर्न ऑब्जर्व करके। तो क्या हुआ, दोनों रोज क्या हो गई, सेम हो गई। तो मैं डायरेक्टली आंसर क्या बोल दूंगा, 0। मतलब बिना ज्यादा कुछ सॉल्व किए अपन ने बस रोज को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट किया, वहां से मैंने सेम टाइप के नंबर बनाने की कोशिश करी। दो चीजें हैं, या तो आपको सेम टाइप के नंबर बनाने हैं ताकि रोज सेम हो जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर सेम टाइप का नहीं बन रहा है तो आपको कोशिश करना है कि जितने ज्यादा जीरो बन सकते हैं, जितने ज्यादा जीरो बनाओगे आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करके, उतना ज्यादा फायदा है। मतलब क्यों फायदा है, क्योंकि जीरो बनाने से क्या होगा, जब मैं उस रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जिसके अलोंग ले रहे हैं। तो जहां जहां जीरो बनेंगे अपन उसी के अलोंग क्या कर लेंगे भाई, एक्सपेंड कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि कुछ एलिमेंट तो जीरो ही हो जाएंगे, तो उनको अपन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस लिए हैं कि प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई करना है।
तो ये कुछ स्टैंडर्ड फैक्टर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर डिटर्मिनेंट आ जाता है 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो आप नॉर्मली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बट आपको जो आंसर दिया है वो फैक्टराइज के फॉर्म में दिया है। तो डिटर्मिनेंट में यही बेनिफिट है कि जैसा हमको आंसर चाहिए हम वैसा क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज। कैसे? अब देखो यहाँ आपको 1 1 1 बना हुआ मिल रहा है ना, तो जितने ज्यादा 1 मिल गए ना, तो 1 को आपस में माइनस कर लो। 1 को माइनस करने से 0 बनेगा, तो 0 अपने लिए काम की चीज है। तो मैंने क्या करा, R1 को लिख दिया R1 माइनस R2, और R2 को लिख दिया R2 माइनस R3। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों को माइनस करने से एक 0 बन जाएगा, और इन दोनों को माइनस करने से भी एक 0 बन जाएगा। तो ये मैंने सोचा, तो जितने ज्यादा 0 बनेंगे उतने ज्यादा बेनिफिट है। और इसमें देखो a माइनस बी आएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो इसमें भी क्या होगा, फैक्टर्स कॉमन बनने के चांसेस हैं। तो लगाते हैं भाई ऑपरेशन। तो 1 माइनस 1 0, R1 को चेंज करना है, R1 के एलिमेंट में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है और वहीं लिख देना है। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ऐसे 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर 1c स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा भाई। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जो फैक्टर हमको बने बनाए चाहिए थे, सीधे अगर आप उसको एक्सपेंड करते तो फैक्टराइज करने में टाइम लगता, यहाँ आपको बने बनाए फैक्टर मिल गए यार। कैसे? देखो, इसमें फैक्टर क्या आएगा बताओ, a माइनस बी, इसमें भी क्या आ रहा है, a माइनस बी, जीरो में तो है ही सारे नंबर। तो इस पूरे रो में से कॉमन क्या आ रहा है, देख लो आप, a माइनस बी पूरे में से कॉमन आ चुका है। ऐसे ही इस रो में से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो क्या बच गया अपने पास, यहाँ बचेगा 0 1 और a प्लस बी, a माइनस बी कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा 0 1 और b प्लस सी, और ये तो सेम लिखा हुआ है 1c स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो रो बच रहा है ना, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि अब बहुत एलिमेंट छोटे छोटे आ गए। अब दो तो जीरो ही बन गए, अगर दो जीरो बन गए हैं तो हम जिसमें ज्यादा जीरो है ना भाई, उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे आ गया प्लस माइनस प्लस, तो ये इसको एक्सपेंड करने का मतलब नहीं है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करना है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। बचा बस ये वाला एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटाया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो गया भाई a माइनस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो b से b कैंसिल आउट, तो ये आ गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये अपना आंसर प्रूव हो गया। इस तरह से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिया है, तो इसमें भी आपको सेम तरीके से प्रॉपर्टी लगानी है कि तीन वन दिख रहे हैं तो दो जीरो बनाएंगे, तो लिख देंगे R1 को R1 माइनस R2, R2 को R2 माइनस R3, तो ये 0 a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं भाई। तो पहली रो में से कॉमन आ गया a माइनस बी, दूसरे से कॉमन आ गया b माइनस सी, तो क्या बच रहा है 0 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी इंटू सी, फिर 1c क्यूब, 1c क्यूब। अब क्या करेंगे, अब इसको बस दो जीरो बन चुके हैं तो अब इसको फिर से क्या कर दो भाई, एक्सपेंड कर दो। तो इसके अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, ये रो और कॉलम हटाया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ से क्या बच रहा है देख लो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसमें बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बाकी पार्ट में आप अगर फैक्टर करते हो तो आपको दिख रहा है सी माइनस ए, सी प्लस ए और प्लस b कॉमन आया तो c माइनस है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें तो c माइनस से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बच गया भाई, a प्लस बी प्लस सी। तो ये अपना आंसर आ गया। इस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो मैंने प्रॉपर्टी बेस्ड एक क्वेश्चन और लिया है, ये क्वेश्चन जेई मेन का है, 2024 में पूछा गया है भाई। तो इस टाइप से एक्सपेंड करने वाले बेसिक प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कभी कभार। मैंने कहा ना वेटेज कम रहता है, लेकिन कभी कभार आ सकता है। देखो इसमें आ रहा है अल्फा बी सी ए बीटा सी ए बी गामा बराबर 0, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। तो इस फॉर्मेट में ऐसे फैक्टर बने बनाए चाहिए तो वो ऑपरेशन लगा के ही हो पाएगा काम, वैसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें
तो इसमें मैंने ऑपरेशन लगा दिया। मुझे क्या फैक्टर चाहिए, देखो अल्फा माइनस ए, तो अल्फा में से ए को माइनस कर देंगे। मुझे चाहिए बीटा माइनस बी, जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये भी फैक्टर बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा, और फिर ऐसे इन दोनों को भी माइनस कर देंगे। तो सेम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 को लिख दूंगा R1 माइनस R2, R2 को लिख दूंगा R2 माइनस R3। इससे देखो अपना काम क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस ए हो जाएगा बी, बी माइनस बीटा हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर a माइनस ए 0 हो जाएगा, ये बीटा माइनस बी हो जाएगा और c माइनस गामा हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा a बी गामा बराबर 0। तो अपन ने ट्राई करके जितने ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं उतने बना लिए जो उसमें काम में आ रहे थे। अब बचे हुए को भाई एक्सपेंड कर लो, उसके बाद सेट कर लेंगे टर्म्स को। तो अगर अपन सेट करने जाए, यहाँ 0 बन रहा है तो इसके अलॉन्ग ओपन कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा माइनस ए, इस कॉलम को रो को हटाया तो ये आएगा गामा इंटू बीटा माइनस बी इंटू सी माइनस गामा। फिर वो 0 हो जाएगा, फिर प्लस का आ जाएगा ए टाइम्स इन दोनों को हटाया तो आ रहा है बी माइनस बीटा इंटू सी माइनस गामा और माइनस का हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। देखो जो फैक्टर अपन को चाहिए बने बनाए वो ऑलमोस्ट अपन को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखो यहाँ लिखा हुआ है गामा टाइम्स अल्फा माइनस ए, तो अल्फा माइनस ए बन रहा है, बीटा माइनस बी बन रहा है तो बीटा माइनस बी, माइनस का ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी टाइम्स अल्फा माइनस ए और गामा माइनस सी चाहिए, यहाँ लिखा सी माइनस गामा, तो इसको उल्टा करके प्लस कर देंगे। ऐसे प्लस का ए टाइम्स इसको लिख देंगे बीटा माइनस बी, उल्टा कर दिया और इसको भी उल्टा कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा। तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इस पूरे इक्वेशन को अपन डिवाइड कर देंगे जो फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं, मतलब अल्फा माइनस ए इंटू बीटा माइनस बी इंटू गामा माइनस सी से मैंने पूरे को डिवाइड कर दिया क्योंकि वो अपॉन में चाहिए। तो ध्यान से देखो ये दो फैक्टर इससे कट जाएंगे, तो गामा के अपॉन में क्या बच रहा है, गामा माइनस सी। फिर बी के अपॉन में क्या बच रहा है, बीटा माइनस बी, और ए के अपॉन में क्या बच रहा है, अल्फा माइनस ए, इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो 0 आंसर मैच कर गया। मतलब सिंपल एक्सपेंड करके आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, ये भी जेई मेन का ही क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है कि इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऑपरेशन वगैरह लगाने वाले। तो इसमें एक एक्सपेंशन फंक्शन दे दिया आपको कि बोले एक्स के फंक्शन है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, फिर बोल रहा है कि इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी वो कैपिटल एम और स्मॉल एम है। मतलब पहले हमको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, उसके बाद जो फंक्शन आएगा उसका मैक्सिमम और मिनिमम लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको सेम टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, जो सेम टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं मतलब ऑपरेशन लगा के उसको सिंप्लीफाई करके फिर एक्सप्रेशन निकालना है। सीधे अगर एक्सपेंड करने बैठ गए तो लेंथी हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में दिखने में टफ क्वेश्चन है बट वैसे बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑपरेशन लगाने के बाद एक छोटा सा एक्सप्रेशन आएगा जिसका आप बहुत आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम निकाल सकते हो। तो देखो भाई ये आपस में कटेगा, ये आपस में कटेगा, तो मेरे को फिर से सेम ऑपरेशन, R1 को R1 माइनस R2 और R2 को लिख दिया मैंने R2 माइनस R3। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये -1 और ये 0, तो इसको माइनस करेंगे 0, R2 माइनस R3 करेंगे तो 1 और ये आ जाएगा -1। और थर्ड रो, किसी एक रो को तो अपन को सेम रखना ही पड़ेगा, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतने छोटे छोटे नंबर आ गए हैं तो किसी भी एक रो के अलोंग क्या कर दो भाई, ओपन कर दो। तो फर्स्ट रो के अलोंग ओपन कर देते हैं अपन लोग, 1 इंटू इसको हटाया दिस माइनस दिस, मतलब 1 प्लस 4 साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस का 1, इसको हटाया और इसको हटाया, 0 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स। देखो ये एक्सप्रेशन आसानी से सिंप्लीफाई हो रहा है, कॉस प्लस साइन कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 प्लस 4 साइन 4x, बस इसी का तो पूछा है मैक्सिमम मिनिमम। तो क्लियर दिख रहा है कि साइन 4x तो जाएगा -1 से 1, तो एक बार रख दे, अच्छा 1 1 तो ये हो जाएगा और एक बार ये 2 हो जाएगा भाई, है ना। तो जब इसको रखेंगे -1 तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा रेंज इसका, -2, और जब मैक्सिमम इसको मैं 1 रखूंगा तो 2 प्लस 4 6, तो रेंज आ गई 2 से 6, तो कैपिटल M 6 हो गया, स्मॉल m -2 हो गया। वहां से अपन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू डाल सकते हैं। मेन काम था प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करना है, कैलकुलेशन तो अपनी हो ही जाएगी, बहुत टफ कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है एप्लीकेशन।
तो डिटर्मिनेंट का हम कहाँ कहाँ अलग अलग डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं, जहां अपन यूज ऑलरेडी करते आए हैं पुराने चैप्टर्स में। तो पहला है एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप लोगों ने सबने ये डिटर्मिनेंट का यूज पढ़ा है कि अगर तीन आपको वर्टेक्स दिए हैं, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो आपको एरिया क्या लिखते हैं अपन, हाफ टाइम मॉड ऑफ x1 y1 1, पहले वाले कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो x2 y2 के साथ 1, फिर x3 y3 1, ऐसा लिखते हुए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन अपन ने कहाँ पढ़ा है, कॉन्करेंट लाइंस के अंदर पढ़ा है कि अगर आपको कोई भी तीन लाइंस हैं जो कि क्या दी हुई है, कॉन्करेंट है, कि ये तीनों लाइंस एक कॉमन पॉइंट से मीट कर रही हैं, तो कॉन्करेंट की कंडीशन क्या आती है, तो क्या कंडीशन होती है, तो तीनों लाइंस लिखी हुई हैं इक्वल टू में 0 बनाना है, और x के जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म वो बन जाएगा फर्स्ट रो, फिर सेकंड वाली लाइन से बन जाएगा सेकंड रो, थर्ड लाइन से बन जाएगा थर्ड रो। तो इनके कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये अपना प्रूफ आता है कैसे, इन दो लाइन से पॉइंट निकालेंगे और तीसरे वाले में सेटिस्फाई कराएंगे, तो वहां से जो कंडीशन आती है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू से मैच कर जाती है। तो ये अपन को एक कंसेप्ट याद रखना है। एंड तीसरा कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन के अंदर कि जनरल 2 डिग्री की जो इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अगर ये पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो हम एक टर्म याद रखते हैं कि डेल्टा बराबर 0। तो डेल्टा की जो वैल्यू आती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे आ रहा है ए कॉफिशिएंट है, बी कॉफिशिएंट है, जी एफ और सी, ये सारे कॉफिशिएंट आपको नोन है। इन कॉफिशिएंट को अपन इस तरह से पुट करते हैं कि यहाँ पे आ गया ए बी सी, पहले डायग्राम में क्या रख दिया ए बी सी, तो यहाँ आएगा एफ, फिर जी, फिर एच, इस तरह से एफ आ गया, फिर जी आ गया और फिर एच आ गया। इस तरह से रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, ये तीन चीजें अपन को याद रखनी है। तो इसी पे अपन एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया जिसमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटरमिनेंट से मैं रिलेट कर रहा हूँ। काफी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट का बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है ना। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस लिखा हुआ है वो ए के बराबर है। मतलब मैं ऐसा मान सकता हूँ क्या, यार एक पॉइंट मैंने मान लिया x1 y1 और दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया x2 y2 और उनके बीच का डिस्टेंस हो गया a, सही बात है। ऐसे ही x2 y2 और x3 y3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया b, x3 y3 और x2 y2 के बीच का डिस्टेंस b हो गया, और x3 x1 इनके बीच का डिस्टेंस हो गया c। ये तीन जो रिलेशन दिए थे वो तीन डिस्टेंस फार्मूला दिख रहे थे, मतलब वो ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ थी, उसको उसने इस तरह से दे दिया कंफ्यूज करने के हिसाब से। तो अगर मैं इस डेटा को डिकोड कर लेता हूँ कि हाँ वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें क्या बोला है कि यार जो x1 y1 जो नंबर्स हैं इनसे बनने वाली डिटरमिनेंट का स्क्वायर वो एबीसी के टर्म्स में ये आना चाहिए। तो k की वैल्यू क्या होगी, k से बैलेंस हो रहा है वो, तो हमको इस एक्सप्रेशन को डिकोड करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि डेटा तो है नहीं कि हाँ वैल्यू रख लिया सॉल्व कर दिया। तो अगर आप समझो, अगर आपने क्लिक कर लिया कि ये ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स हैं और एबीसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो ये जो लिखा हुआ है इस साइड में, इससे फील आ रहा है कि यार ये ट्रायंगल का कुछ एरिया बन रहा है। तो अगर मैं ट्रायंगल का एरिया लिखता हूँ तो लिखूंगा हाफ मॉड x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, सही बात है। ये जो टर्म है वो अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल से मैच कर रहा है। अब इसको बराबर लेके आना है इस एक्सप्रेशन की, तो इस एक्सप्रेशन को आप, ये जो टर्म्स यूज हो रहे हैं इसको आप फील कर सकते हो कि यार ये जो टर्म आएंगे इतने बड़े बड़े टर्म्स एबीसी में, मतलब इसमें एक्स वाई कहीं मिक्स ही नहीं हो रहा है, एकदम सेपरेट एबीसी का है, ये सेपरेट कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन है, इसको लिंक करना है। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल को मैं यूज करने वाला हूँ कैसे, तो आप ध्यान से देखो, जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा है उसको रिलेट करना है साइड से, मतलब उसी एरिया को मैं किसके टर्म्स में लिख दूंगा, साइड्स के टर्म में लिख दूंगा। साइड्स के टर्म में एरिया का कौन सा फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या बोलता है भाई, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये सबको याद होगा भाई। तो ये क्लिक करने वाली बात है। तो दो एरिया लिख दिए मैंने, दोनों को इक्वल कर दिया कि दोनों एक ही ट्रायंगल के एरिया हैं,
एक विद रेस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहा है, एक विद रेस्पेक्ट टू साइड्स आ रहा है। अब इक्वल कर दिया, अब यहाँ स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पे रूट भी नहीं आ रहा है, मतलब स्क्वायर कर देंगे भाई। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर s का मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। एस का मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1/4 डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा, s का मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2, फिर s माइनस ए करेंगे, इसमें से जब a को आप माइनस करोगे तो आएगा b प्लस सी माइनस ए बाई 2, फिर c प्लस ए माइनस बी बाई 2, और आएगा a प्लस बी माइनस सी बाय 2। तो इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, तो ये टर्म मैच कर गया, ऊपर का टर्म भी मैच कर गया, ये 2 से 2 कट के 4 कट जाएगा, बचे हुए 2 2 जो आ रहे हैं, बचे हुए 2 2 इधर मल्टीप्लाई में आएंगे ऊपर की तरफ, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यही अपना आंसर है। तो ये लॉजिक हो गया, कैसे चीजों को रिलेट करना है, सोचना है, ऐसा क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है ना, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर आपको कभी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करना पड़ता है तो कैसे करना होगा, तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट है, पहला रो में फंक्शन लिखे हुए अंदर, तो ये पूरा एक कंबाइंड फंक्शन है, अंदर लिखा है px qx qx और vx, मतलब ऐसे कोई अलग अलग फंक्शंस लिखे हैं भाई। डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव कैसे करना होता है, किसी एक रो के अलोंग डेरिवेटिव करना है कि पहले फर्स्ट रो के एलिमेंट का डेरिवेटिव, बाकी सारा एज इट इज, प्लस फिर सेकंड रो के एलिमेंट्स का डेरिवेटिव, बाकी बचा हुआ एज इट इज, फिर थर्ड रो के एलिमेंट का डेरिवेटिव, बचा हुआ एज इट इज। सेम काम कॉलम में भी कर सकते हैं कि पहले कॉलम का डेरिवेटिव, बचे हुए कॉलम एज इट इज, प्लस फिर सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव, बचे हुए कॉलम एज इट इज। तो मैंने वही किया, देखो पहले मैंने फर्स्ट रो में जो एलिमेंट आ रहे थे p डैश एक्स q डैश एक्स लिख दिया, सेकंड रो को मैंने सेम रखा, प्लस अब फर्स्ट रो को सेम रखेंगे, सेकंड रो के एलिमेंट्स का डेरिवेटिव मतलब u डैश एक्स और v डैश एक्स, मैंने लिख दिया रो वाइज। आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हो। कॉलम वाइज मतलब मैंने पहले फर्स्ट कॉलम का कर दिया, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, p डैश एक्स u डैश एक्स, पहले इन फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कर दिया, सेकंड वाला एज इट इज, प्लस अब सेकंड कॉलम का नंबर आएगा, पहला वाला कॉलम एज इट इज, तो पहला वाला कॉलम यहाँ आ गया, सेकंड वाले का q डैश एक्स और v डैश एक्स, ये हो गया कॉलम वाइज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सेम काम अगर 3 रो का आ जाता है, 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो मैंने लिख दिया, देखो अगर ऐसे बहुत सारे फंक्शन है अलग अलग, तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, प्लस फिर मैंने सेकंड रो का डेरिवेटिव लिखा है u डैश v डैश w डैश बाकी दो एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज। इस तरह से अपन किसी भी डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो भाई इसमें मैंने क्वेश्चन लिया है, इसको अपन समझ लेते हैं ताकि समझ में आए एप्लीकेशन क्या है। मैथ्स में क्या है भाई, थ्योरी को पढ़ना और उसको अप्लाई करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, दोनों चीजें बराबर है भाई। थ्योरी समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, लेकिन सर लगाएंगे तो सर उस टाइम हम फंस गए, सर हमको कैलकुलेशन में अटक गए, ये सारी चीजें हो सकती हैं भाई। इसलिए अपन जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं सबके साथ एक एक क्वेश्चन भी जरूर ले रहे हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी फिर एक प्रैक्टिस सेशन अपन ने अलग से रखा है जिसमें कि प्योर हर वैरायटी के अपन ने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अभी हमारा एम है कि हर टॉपिक को उसके क्वेश्चन की वैरायटी के साथ समझा जाए, उसमें भले क्वेश्चन थोड़े कम हो सकते हैं, और प्रैक्टिस सेशन अपन एक अलग से कर सकते हैं पूरी थियरी को रिवाइज करने के बाद। तो मान लीजिए ये x के अलग अलग फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन f ऑफ x दिया है, आपको पूछा है f ऑफ 0 प्लस f डैश 0, तो f ऑफ 0 तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा भाई, f ऑफ 0 का मतलब है कि डायरेक्ट x को 0 पुट कर दो, तो जब मैंने x को रखा 0 तो ये हो गया 0 1 1 2 0 6 0 4 -2, ऐसा आ गया। तो जब अपन सॉल्व करते हैं तो किसी एक रो या कॉलम का लोग एक्सपेंड कर देंगे, तो प्लस माइनस प्लस, ये तो हट ही गया, माइनस का 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4, फिर प्लस का 1 टाइम, इसको हटाया 8 -0, तो 8 और 4 कितना आ गया 12। तो f ऑफ 0 की वैल्यू हमको मिल गई 12। अब आते हैं अपन f डैश 0 पर। f डैश 0 का मतलब इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव में 0 रखना पड़ेगा।
तो डेरिवेटिव के लिए जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है बस उसका आपको ध्यान रखना है। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, कॉलम वाइज या रो वाइज, जो आपको अच्छा लगे। तो अपन क्या करते हैं भाई, कॉलम वाइज कर लें, रो वाइज सीख लिया, कॉलम वाइज भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव करता हूँ तो आएगा 3x² का डेरिवेटिव आएगा 6x और इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² माइनस का 1। फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव कर दिया है तो बाकी दो को हम नहीं छेड़ सकते, उसको सेम रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक बार में एक का तो थोड़ा टाइम लगेगा लिखने में, कि एक बार में एक कॉलम या एक रो का डेरिवेटिव। अब आएगा नंबर सेकंड कॉलम का, तो फर्स्ट कॉलम को सेम रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा x³ माइनस 3x। अब करेंगे अपन सेकंड कॉलम का डेरिवेटिव, तो इसमें डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, 4x 2 और 4 का 0। तो थर्ड कॉलम क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस। अब हम बात करेंगे थर्ड कॉलम के लिए, तो बाकी दो कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, x³ 3x² प्लस 2, x³ माइनस x 2x² प्लस 1 2x4। तो यहाँ आएगा 3x² और 2x, ये ऐसा हो जाएगा भाई। ठीक है, अब क्या करना है, f'0 निकालना है। अब रखेंगे f'0। आपको समझ में आ रहा है कि अप्लाई करके क्यों बता रहा हूँ मैं, कि वो कैलकुलेशन लगेगा लेंथी सी है लेकिन उतनी लेंथी नहीं जितनी दिख रही है, और ऐसा तीन तीन डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ेगी। अरे भाई 0 रखना है ना यार, देखो भाई रखते हैं 0, तो 0 0 माइनस 1 1 0 4 1 6 माइनस 2 प्लस, यहाँ रखेंगे तो 0 2 0 0 2 0 1 6 माइनस 2, और थर्ड वाले में रखेंगे तो 0 2 0 1, यहाँ 0 रखेंगे, 0 1 0 4 और फिर 3 0 0। तो बहुत सारे 0 बन रहे हैं तो एक्सपेंड करना आसान है। देखो अपन 1 बाय 1 ओपन करते हैं, तो पहले इसमें 2 0 बन रहे हैं तो तीसरे के वाले प्लस माइनस प्लस, तीसरे वाले का लॉन्ग ओपन कर देंगे तो माइनस का 1 टाइम, ये हटाएंगे ये हटाएंगे तो 6 माइनस 0 कितना बन गया, 6 बन गया। फिर इसमें 2 0 बन रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तीसरे वाले का लॉन्ग ओपन कर दें तो ये हट गया ये हट गया तो 0, ये तो पूरा 0 ही आ गया। फिर इसमें 2 0 बन रहे हैं तो प्लस माइनस, इसका लॉन्ग ओपन कर दें माइनस का 2, ये हटाया तो 0 माइनस 12, तो आ गया 24 माइनस 6 18, ये आ गया 18। बहुत आसान था, मतलब लेंथी है बट डिटरमिनेंट बहुत आसान सी आ रही है तो वो सॉल्वेबल है भाई। तो 18 आ गया तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू f(0) 12 प्लस 18, तो ये हो गया 24 प्लस 18, ये आ जाएगा अपना 42 आंसर। तो इस तरह से अपन डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक टर्म और समझना था हमको, सिग्मा ऑफ डिटरमिनेंट। अगर मान लीजिए कि आपको कोई जनरल टर्म दिया है, मतलब इसमें बोल रहे हैं कि भाई ये आर का फंक्शन आ गया, एफ ऑफ आर, f2r f3r, बाकी सब कांस्टेंट है, वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये आर का फंक्शन है। किसी एक रो में वेरिएबल आ गया, बाकी में वो वेरिएबल नहीं आ रहा है, या किसी एक कॉलम में आ गया बाकी कॉलम में नहीं आ रहा है, उस केस में अगर मुझे इसका समेशन लगाना है, अगर उसका मेरे को समेशन लगाना है कि समेशन में उस वेरिएबल को मैं वेरी करा रहा हूँ 1 से लेके n तक, तो वो समेशन को हम डायरेक्टली अंदर लेके जा सकते हैं। डायरेक्ट समेशन अंदर ले गए, हर जनरल टर्म पे लगा दिया, उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अनलेस बाकी जो रोज है उसमें वो वेरिएबल टर्म नहीं होना चाहिए। तो सिग्मा जो है उसको आप किसी रो में या कॉलम के अंदर लेके जा सकते हो जहां वो वेरिएबल टर्म्स हैं। बस वेरिएबल टर्म किसी एक रो में या कॉलम में ही होना चाहिए, उसके अलावा और कहीं एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, तभी लगाना है। अगर कहीं एक्स्ट्रा आ रहा है तो पहले आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करनी पड़ेगी, फिर समेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने बिना सॉल्व किए समेशन को अलग अलग सेपरेट कर दिया, ऐसा केवल तभी कर सकते हैं जब वो वेरिएबल अपना किसी रो या कॉलम के अंदर हो। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं अपन। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, देखो ये क्वेश्चन भी अपना जेई मेन का ही है। तो इसमें देखो डी के लिखा हुआ है, मतलब के वेरिएबल है अपना, तो यहाँ पे लिखा है 1 आ रहा है, यहाँ 2k आ रहा है, 2k माइनस 1 आ रहा है। तो इसमें k का टर्म आ रहे हैं जो k वेरी कर रहा है, तो इसने समेशन ऑफ k पूछा है ना, समेशन ऑफ दिस, समेशन ऑफ डी ऑफ k, इसका वैल्यू पूछा है, और k वेरी कर रहा है, k जा रहा है 1 से लेकर n तक।
तो बाकी जो 2 रोज हैं उसमें k कहीं नहीं आ रहा है और उसका सम दिया है 96, तो n का वैल्यू पूछा है। तो अगर हमको जो जनरल टर्म आ रहा है डी के, इसका समेशन पूछा है और k केवल एक ही रो में आ रहा है, मतलब इसके अंदर अपन समेशन को अंदर लेके जा सकते हैं। तो डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ 1 समेशन ऑफ 2k समेशन ऑफ 2k माइनस 1, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। बाकी सेम रहेगा, बाकी क्या रहेगा, सेम। और इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू अपन को दी है 96। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो ये तो सेम ही है, अब समेशन लग गया, समेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 से लेके n तक है तो ये तो n बन जाएगा, समेशन ऑफ 2k, तो 2 बाहर आएगा, समेशन ऑफ k कितना होता है n प्लस 1/2, तो 2 कट जाएगा तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, और समेशन ऑफ 2k माइनस 1 का मतलब हो जाएगा 1 प्लस 3 अप टू 2n माइनस 1। तो ये AP का सम आ रहा है, ये सॉल्व करके आ जाएगा n स्क्वायर, ये आप लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 n स्क्वायर, और थर्ड में लिखा है n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू दी हुई है 96, तो करना क्या है, इसको अब आपको सॉल्व करना है यूजिंग ऑपरेशंस और वहां से वो n निकालना है। तो देखो दिख ही रहा है, अगर ऑपरेशन लगाए ये सेम है ये भी सेम है, तो r1 को लिख देंगे r1 माइनस r2 और r2 को लिख देंगे r2 माइनस r3, सेम टाइप से ऑपरेशन। तो ये 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 और ये 0, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, ये माइनस किया तो 2, ये माइनस किया तो माइनस का n प्लस 2 और n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो इसको अपन फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा n टाइम्स लास्ट एलिमेंट, ये पकड़ेंगे बस, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 2n प्लस 4 माइनस 0 बराबर 96। तो यहाँ से n आराम से निकल जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का 48 बराबर 0, n प्लस 8 और n माइनस 6 0, n की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस तरह से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, समेशन को यूज कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपन इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या इसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो अगर आपको 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दी जाती हैं तो उसमें किस किस टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, कैसे उनको समझना है, किस टाइप की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो अपन देख रहे हैं। तो अगर आपको दिया हुआ है पहला इक्वेशन x, y और z 3 वेरिएबल हैं, तो मैंने कोफिशिएंट को जानबूझ के इस तरह से लिखा है कि वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ सके। तो पहली इक्वेशन है a11x a12y a13z बराबर b1। दूसरी इक्वेशन है a21x प्लस a22y प्लस a23z बराबर b2, और तीसरी में x y z और बराबर में b3। ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन लिखी हुई हैं, यहाँ से हमको x y z की वैल्यू को निकालना सीखना है। फिर एक्स वाई जेड कब आ पाएगा, कब एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा, इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, वो सब हमको डिस्कस करना है डिटेल में। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया बेसिकली। तो देखो सबसे पहले एक्स वाई जेड को निकालने का तरीका क्या रहेगा, वेरिएबल एलिमिनेट करने वाला तरीका नहीं, एक लॉजिकल तरीका। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके जो एक्स वाई जेड में जो 3 इक्वेशन दी रहेंगी, तो उनके कोई ना कोई कॉफिशिएंट तो रहेंगे। तो उसको अगर मैं मन में इमेजिन कर लूं कि जो एक्स वाई जेड के ये 3 कॉफिशिएंट हैं, इनसे मेरा एक डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो का काम कर जाएगा। ये जो 3 एलिमेंट आ रहे हैं दूसरी रो में, ये एक डिटर्मिनेंट के सेकंड एलिमेंट बन जाएंगे, और जो तीसरे 3 एलिमेंट आ रहे हैं वो डिटर्मिनेंट के तीसरी रो बन जाएगा। ऐसा समझ लिया अपन ने। अब अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैंने क्या करा, अगर ये सारे कॉफिशिएंट एक डिटर्मिनेंट का काम कर रहे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट में हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर भी होगा। तो मैंने क्या करा, ये जो पूरी जो इक्वेशन आ रही है, इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a11 से। a11 क्या है, इस वाले एलिमेंट का स्मॉल a11 का कोफैक्टर मतलब ये हटाया, ये जो बचा हुआ टर्म आएगा वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सही बात है कि नहीं। ऐसे सेकंड एलिमेंट को मैंने मल्टीप्लाई किया सेकंड वाले के कोफैक्टर से, और थर्ड वाले को भी मल्टीप्लाई किया इस थर्ड वाले के कोफैक्टर से। इससे फायदा क्या होगा, देखो अब अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि ये पूरा कॉलम हो गया, भाई ये कॉलम के 3 एलिमेंट है,
तो जब ये A11 इससे मल्टीप्लाई होगा, किससे? A11 कैपिटल A11 से, ऐसे A21 मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A21 से, A31 मल्टीप्लाई होगा कैपिटल A31 से, और x कॉमन आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू बन के आ रही है, तो पहला जो कॉलम के एलिमेंट है वो उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो गए। उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू बनती है वो डिटर्मिनेंट के बराबर बनती है, मतलब वो डेल्टा के बराबर ही हो जाएगा ना वैल्यू। मतलब ये टर्म लिखा हुआ है वो डेल्टा इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये टर्म डेल्टा बन जाएगा, क्योंकि वो एलिमेंट उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होने पर वो उस नेट वैल्यू के बराबर की वैल्यू अपन को दे देगा। ये अपन ने ऑब्जर्व कर लिया। प्लस अगर आप बाकी देखो तो A12 मल्टीप्लाई हो रहा है A11 से, A22 से, A31 से, इनटू में y आ गया। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बन जाएगा? जीरो। इसका मतलब अपना क्या बन गया? देखो, पहला बन गया डेल्टा इंटू एक्स, फिर ये बन गया जीरो इंटू वाई, ये जीरो इंटू जेड बराबर, सही बात है कि नहीं? बराबर में क्या बचेगा? बराबर में बचेगा B1 इंटू A11, B1 A11, B2 A21, B3 A31, ऐसा बचेगा बराबर में। तो ये जीरो हो चुका है। अब ये जो टर्म आ रहा है B1 A11, देखो पहले स्मॉल A11 की जगह क्या आ गया है? B1 आ गया है, स्मॉल A21 की जगह B2 आ गया है, स्मॉल A31 की जगह अगर B3 आ गया, बाकी तो सब सेम ही चल रहा है। मतलब अगर पहले कॉलम में A11 A21 A31 ना होके अगर पहले कॉलम में B1 B2 B3 हो जाता है, इस कॉलम की जगह अगर ये आ गया, तो इसको एक्सपेंड करने पर कॉलम के अलोंग यही तो मैच करेगा। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया है? डेल्टा वन। तो इसकी जो वैल्यू बन रही है वो डेल्टा वन के बराबर बन रही है। यहाँ से आ रहा है डेल्टा इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? डेल्टा वन बाय डेल्टा। मतलब इसको हम थोड़ा सिमेट्रिक वे में कर रहे हैं कि देखो भाई, अगर जो अपने कांस्टेंट टर्म थे इक्वल टू वाले, अगर इन तीनों कांस्टेंट को पहले कॉलम की जगह रिप्लेस कर दें तो वो इस डिटरमिनेंट का काम कर जाएंगे, जो कि इक्वल टू में इनसे मल्टीप्लाई होकर बनेगी। क्यों? क्योंकि A11 को मल्टीप्लाई कर रहे थे इसके कोफैक्टर से, अभी क्या हो रहा है? B11 को मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफैक्टर यही आएगा सेम। तो ये चीज B1 से मल्टीप्लाई हो रही है और ये चीज A11 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर बस B1 इंटू A11 आ रहा था, तो ये इसकी जगह अगर मैंने B1 रख दिया तो वो नया डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो पुराने डिटरमिनेंट में पहले कॉलम को रिप्लेस कर दिया, तो जो वैल्यू बनेगी वो नए वाले डिटरमिनेंट के बराबर बन जाएगी, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ से अपन को x मिल गया। सिमिलरली अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम वे में y बच जाएगा, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा टू बाय डेल्टा, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। तरह से y भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा। अब देखो x y z की मैंने वैल्यू निकाल लिया, तो डेल्टा टू का क्या मतलब होगा? डेल्टा टू का मतलब है कि भाई ये जो B1 B2 B3 है वो सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो B1 B2 B3 को मैंने सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दिया, पुराने वाले डिटरमिनेंट में सेकंड कॉलम को इससे रिप्लेस कर दिया, बाकी दोनों कॉलम को मैंने सेम रखा। और फिर z निकालने के लिए तीसरे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने B1 B2 B3 को तीसरे कॉलम में रिप्लेस कर दिया, बाकी दोनों को मैंने सेम रख दिया, तो वहां से मेरा काम हो गया। इस तरह से अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा, है ना? तो इसकी सॉल्यूशन की कैटेगरी को समझने के लिए मैंने पूरा एक लिख दिया है, सारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इसको समझते हैं अपन डिटेल में कि देखो सॉल्यूशन किस टाइप के सॉल्यूशन हमको इसके मिल सकते हैं। तो देखो ये वैसे ही सेम सिस्टम रहेगा जो अपने 10th क्लास में पढ़ा है। जैसे 10th में आपने पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट। और उसमें टोटल तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। एक आता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब है दो लाइंस आपस में कट करेंगी ज्योमेट्रिकली। एक आता है नो सॉल्यूशन, मतलब लाइंस क्या हो गई? पैरेलल, तो उसमें आता है नो सॉल्यूशन। और एक आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि अगर वो ओवरलैप करेंगे लाइन दोनों तो वो हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लगभग सेम चीजें यहाँ पर है, बट यहाँ पर दो वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल है? तीन वेरिएबल।
तीन वेरिएबल का क्या मतलब होता है? तीन वेरिएबल का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन। लाइन क्या बन जाएगा? प्लेन बन जाएगा। तो प्लेन में भी क्या होगा? तीनों प्लेन्स एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, या तीनों प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, या तीनों प्लेन्स में अलग अलग पॉसिबिलिटी बन सकती है। वो पॉसिबिलिटीज को अपन यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई, दो तरह का सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो मतलब क्या है इनका? कंसिस्टेंट का मतलब है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोई ना कोई नंबर मुझे मिल रहा है, मुझे कुछ आंसर मिल रहा है, कोई वैल्यू मिल रही है, उसको मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसमें एक ही कैटेगरी आती है, इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। अगर कुछ ना कुछ मिल रहा है, चाहे एक सॉल्यूशन मिल रहा है, चाहे दो मिल रहे हैं, चाहे इनफाइनाइट मिल रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है ना भाई। जो कुछ मिल रहा है मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा वो। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो, अब अपन बात करते हैं कि कंसिस्टेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो देखो, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन कि हाँ इकलौता सॉल्यूशन मिल रहा है भाई, और एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक कब मिलेगा? अब आप समझना बात को, एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? डेल्टा वन बाय डेल्टा। वाई की वैल्यू क्या मिल रही है? डेल्टा टू बाय डेल्टा। जेड की वैल्यू क्या मिल रही है? डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। मुझे सबके मीनिंग पता है, डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, सबकी मैंने वैल्यू निकालना सीख लिया है। अब आप खुद देखो, अगर ऊपर का टर्म कुछ भी मिले, बस नीचे जिस नंबर से डिवाइड कर, भाई फाइनाइट नंबर कब आएगा? एक्स फाइनाइट नंबर कब आएगा? जब नीचे का टर्म नॉन जीरो आ जाए। अगर नीचे का टर्म डेल्टा क्या हो गया? नॉन जीरो हो गया, तो पक्का कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा ना भाई। तो ऊपर का नंबर, भाई नीचे का नंबर 5 है, तो ऊपर 2 आया तो 2/5 सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ 1/5 आ जाएगा, यहाँ 0/5। भाई जीरो भी तो सॉल्यूशन है ना, रियल सॉल्यूशन है। मतलब नीचे का टर्म अगर नॉन जीरो है तो ऊपर चाहे कुछ भी नंबर होगा, वो पक्का कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया? यूनिक सॉल्यूशन अगर आ रहा है मतलब डेल्टा क्या होना चाहिए? डेल्टा मस्ट बी नॉन जीरो। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो जिससे नंबर अपॉन में आ रहा है वो नॉन जीरो है, तो 100% क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब एक सॉल्यूशन, इकलौता सॉल्यूशन, एक से ज्यादा नहीं होंगे। अब यूनिक के अंदर भी मैंने दो कैटेगरी बनाई है, एक है ट्रिवियल सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का मतलब इतना समझ लो कि हाँ तीनों एक्स वाई जेड, तीनों वेरिएबल की वैल्यू 0 0 0 आ गई। तो तीनों जीरो कब आएंगे? जब ऊपर भी जीरो होगा तभी तो एक्स जीरो आएगा। वाई जीरो कब आएगा? जब डेल्टा टू जीरो होगा। जेड जीरो कब आएगा? जब डेल्टा थ्री जीरो होगा। तो बस वही लिख दिया है, वेयर डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री तीनों क्या आ गए? जीरो। अगर तीनों 0 0 0 आ गए तो उसको हम बोल देते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल का मतलब हो जाएगा कि भाई सारे जीरो नहीं आने चाहिए। सारे जीरो कब नहीं आएंगे? जब एटलीस्ट जब एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री इज नॉन जीरो। अगर डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से अगर कम से कम कोई एक नॉन जीरो है, कम से कम कोई एक नॉन जीरो है, तो सारे जीरो नहीं होने चाहिए, तो दो जीरो हो गए, एक 5 आ गया, तो 5 अपॉन समथिंग, तो वो हो जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तरह से याद रखना है। तो ये हो गया भाई यूनिक सॉल्यूशन का केस। अब आता है दूसरा इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस। इनफाइनाइट का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा आंसर सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो फील करते हैं, अगर आप देखो, अगर कब कब ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे एक्स की वैल्यू आ जाए। तो डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वन आ रहा है, तो बहुत सारे एक्स की वैल्यू कब आ सकती है? तो देखो, अगर मैं इसको जीरो कर दूं और अगर मैं इसको भी जीरो कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 × x बराबर जीरो। डेल्टा भी जीरो और डेल्टा वन भी जीरो, दोनों जीरो कर दिए। तो क्या होगा? अब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, x को 1 लो, 2 लो, 3 लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? 1 लेंगे तब भी जीरो आएगा, बराबर आएगा, 2 लेंगे, 3 लेंगे, कुछ भी लो x को, अब फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब x के बहुत सारे नंबर सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूँ कि अगर x के एक से ज्यादा आंसर आने हैं तो डेल्टा भी जीरो होना पड़ेगा और डेल्टा वन भी जीरो होना पड़ेगा। सेम टाइम पर y की भी बहुत सारी वैल्यू आनी पड़ेगी। इनफाइनाइट का मतलब x भी इनफाइनाइट, y की भी बहुत सारी वैल्यूज और z की भी बहुत सारी वैल्यूज। तो डेल्टा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × y बराबर जीरो मिलेगा, तो डेल्टा भी जीरो और डेल्टा टू भी जीरो, एंड ऐसे यहाँ पर डेल्टा भी जीरो और डेल्टा थ्री भी जीरो। अगर दोनों जीरो जीरो बन गए तो वो जीरो बराबर जीरो में एक्स वाई जेड की इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो मैंने वही लिखा है
कि डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये भी सारे, अगर सारे 0 आ गए, डेल्टा भी सारे 0 आ गए, इसका मतलब उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। बस इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है, वो ध्यान रखना है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स केस ऑफ नो सॉल्यूशन इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स, मतलब बस इसमें एक इकलौता एक्सेप्शन हुई, ओनली वन एक्सेप्शन। इसमें एक्सेप्शन क्या है, देखो हमेशा काम करेगा ये कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डेल्टा का मतलब वो 3 लाइंस के कोफिशिएंट से बनने वाली डिटरमिनेंट, डेल्टा 1 का मतलब पहले वाले जो कांस्टेंट है उसको पहले कॉलम में रिप्लेस कर दिया, डेल्टा 2 का मतलब कांस्टेंट वाले को सेकंड कॉलम में रिप्लेस, डेल्टा 3 का मतलब कांस्टेंट वाले को थर्ड कॉलम में रिप्लेस कर दिया और सबको 0 0 कर दिया, तो इनफाइनाइट ही मिलेगा। ओनली वन एक्सेप्शन, किस टाइप का एग्जांपल, अगर तीनों लाइंस क्या तीनों प्लेन्स, ये किसकी इक्वेशन होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है, अगर तीनों प्लेन क्या हो गए पैरेलल, इक्वल टू 1 हो गया, कोफिशिएंट सेम आ रहा है, इक्वल टू 2 और इक्वल टू 3, मतलब अगर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट एकदम सेम बन गए, बस कांस्टेंट चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो तीन प्लेन क्या हो गए पैरेलल हो गए, तीनों ऐसे एक प्लेन दूसरा प्लेन और तीसरा प्लेन, ये तीन प्लेन क्या हो गए पैरेलल। तो पैरेलल केस में क्या होगा, इस केस में जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा भी 0 आएगा, क्योंकि देखो 1 1 1 सारे 1 1 बन गए, तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी 0 आएगा, बट सब कुछ 0 आ रहा है लेकिन वो कट तो कर ही नहीं रहा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये किस कैटेगरी का है, ये एग्जांपल नो सॉल्यूशन वाली कैटेगरी का है, ये इसमें सारे 0 आ रहे हैं तब भी ये काउंट किस में होगा, नो सॉल्यूशन में। ये लिख दिया मैंने फॉर आल्सो इंक्लूड्स एक्सेप्शन, ओनली वन एक्सेप्शन, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हमेशा क्या, इस कंडीशन से हमेशा क्या मिलेगा अपन को, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरा, नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, मैथमेटिकली सॉल्यूशन नहीं मिलना है, मतलब ये नॉट डिफाइन आना चाहिए। वो सर नॉट डिफाइन कब आएगा, तो नॉट डिफाइन का मतलब है सर डिनोमिनेटर को 0 कर दो और ऊपर नॉन 0 कर दो, नीचे 0 बन गया ऊपर 5 आ गया, सपोज नीचे 0 बन गया ऊपर 5 बन गया, तो ये क्या हो गया, मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड टर्म हो गया। सॉल्यूशन नहीं मिलने का मतलब है मैथमेटिकली नीचे का टर्म 0 आ जाए और ऊपर का टर्म क्या आ जाए, कोई भी एक नॉन 0 आ जाए। तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा है, देखो नीचे का टर्म 0 हो जाए, डेल्टा 0, नीचे का टर्म जो डिवाइड आ रहा है वो 0 हो जाए, एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3, कम से कम कोई एक डेल्टा 1 या डेल्टा 2 या डेल्टा 3, इन तीनों में से कोई एक क्या आना चाहिए, नॉन 0 आना चाहिए, कम से कम कोई एक क्या हो जाए, नॉन 0, तो अपन ऐसा हमेशा बोल सकते हैं कि क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बनते हैं हमेशा भाई। अगर ये तीन पॉसिबिलिटी आपको क्लियर हो गई है तो इसके अलावा कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक इसी का एक सब केस आता है जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि एकदम सेम टू सेम इक्वेशन है, a11x a12y सब कुछ सेम है, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, बस इक्वल टू में जो कांस्टेंट है वो b1 b2 b3 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, इक्वल टू में जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या हो गया, 0 0 0 0 हो गया। ठीक है, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, तो इस केस में ये उसी का सब केस है लॉजिकली कि सर हाँ b1 जो भी अपन ने पढ़ा था उसमें जहां जहां b1 b2 b3 काम आ रहा था वहां 0 रख दो। अब खुद सोचो ना डेल्टा 1 क्या होता है, डेल्टा 1 का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट आते हैं उसको पहले कॉलम में रिप्लेस कर दो, जो कांस्टेंट होते हैं उसको पहले कॉलम में, तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो डेल्टा 2 का क्या मतलब होता है, वो कांस्टेंट को सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दो, वो भी कितना आएगा, 0, और डेल्टा 3 भी कितना आएगा, 0। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गए, 0। अगर ये तीनों 0 हो ही गए हैं तो नो सॉल्यूशन का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए तो क्या बोलते हैं, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कम एक क्या होना चाहिए, नॉन 0। लेकिन ये तो तीनों 0 आ ही चुके हैं ना भाई, जब तीनों अगर 0 आ ही गए हैं इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी बचती है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाला केस हट जाएगा, क्योंकि क्लियर दिख रहा है कि 0,0,0 को हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा, तो नो सॉल्यूशन की तो बात आती ही नहीं है। तो दो तरह के सॉल्यूशन बचते हैं, एक तो होता है यूनिक और एक होगा इनफाइनाइट। तो यूनिक का मतलब इकलौता सॉल्यूशन होना चाहिए, इकलौता होने का मतलब है दिख ही रहा है कि वो 0 0 0 ही सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई, तो उसके लिए अपन डेल्टा क्या बोल देंगे, नॉन 0। डेल्टा क्या होना चाहिए, क्योंकि भाई एक्स मिलना है यूनिक,
डेल्टा वन जीरो हो गया है, डेल्टा वन अगर जीरो हो गया है तो इसको क्या होना पड़ेगा, नॉन जीरो होना पड़ेगा। जीरो बाय नॉन जीरो तभी तो कोई नंबर जीरो आएगा, सही बात है कि नहीं। तो अगर यूनिक के लिए डेल्टा नॉन जीरो। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि ये कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए आपको, अगर इन तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन, उसको या तो वो इनफाइनाइट वर्ड से बोलेगा या नॉन ट्रिवियल। कि देखो यूनिक के अंदर केवल ट्रिवियल ही मिलेगा, कि यूनिक में तो 0,0,0 दिख ही रहा है, वो ट्रिवियल हो गया। अगर 0,0 के अलावा अगर कोई और आंसर चाहिए, क्योंकि देखो 0,0,0 वो तो हमेशा ही मिलेगा, वो तो मिलना ही है। अगर उसके अलावा चाहिए मतलब एक से ज्यादा आंसर चाहिए, एक से ज्यादा का मतलब इनफाइनाइट में पहुंच जाएंगे, और 0,0 के अलावा जो आंसर आएगा वो नॉन ट्रिवियल होगा। तो अगर वो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो होमोजीनियस इक्वेशन में या तो वो इनफाइनाइट वर्ड यूज करेगा या नॉन ट्रिवियल वर्ड यूज करेगा। उसका मतलब है कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा जीरो, क्योंकि डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री तो पहले ही क्या हो चुके हैं, जीरो, बाय डिफॉल्ट जीरो है। तो जब ये बाय डिफॉल्ट जीरो है तो केवल डेल्टा को जीरो करने से अपना काम हो जाएगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये हो गई अपनी भाई कंप्लीट थ्योरी कि हाँ ये स्टैंडर्ड केस है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बनता है। अभी जो मैंने बताया 78 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 3 साल में, वो 78 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हो, बाकी टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन है, मिला के 10 क्वेश्चन है। मतलब रेशो अगर आप देखो तो 90% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहे हैं, 10% अदर टॉपिक से आ रहे हैं। तो इसके आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बस। तो चलिए इस पे कुछ अपन क्वेश्चंस ले लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना होता है चीजों को। तो मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें कि आपको 3 इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड 5 है, x प्लस 2y प्लस लैम्डा स्क्वायर जेड 9 है, और ये इक्वेशन है। अब इसने बोला है कि लैम्डा और म्यू वेरिएबल इसने क्वेश्चन में पहले से डाल दिए, लैम्डा भी आ रहा है म्यू भी आ रहा है, दो वेरिएबल है। तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखो मुझे अलग अलग सिनेरियो चेक करने की, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या सिनेरियो है, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या सिनेरियो है, कंसिस्टेंट के लिए क्या सिनेरियो है, यूनिक सॉल्यूशन, ये सब फैमिली टर्म लग रहा है कि लग रहा है बताओ, ये सब अपन ने डिस्कस किया है। बस इन्हीं को चेक करना है। करना क्या है इसके लिए, डेल्टा की वैल्यू डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, डेल्टा वन पे आने से पहले अपन को डेल्टा की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है डेल्टा पर। अगर डेल्टा नॉन जीरो हो गया इसका मतलब वो यूनिक तो होगा ही होगा। अब इसने अलग अलग केसेस दिए वो चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेल्टा की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। डेल्टा का मतलब आ जाएगा कोफिशिएंट 1 1 1, एक्स का, वाई का और जेड का, ये तीनों के कोफिशिएंट आ गए। तो यहाँ पे आ रहा है 1 2 लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ आ रहा है 1 3 और लैम्डा। ये मैंने डेल्टा की वैल्यू को लिख लिया और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा भाई। तो देखो इसको जब ओपन करेंगे तो 1 टाइम ये हटाया 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 1 टाइम ये हटाया लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 टाइम कॉलम और रो को हटाया तो 3 माइनस 2 1। तो डेल्टा निकाल रहा हूँ क्योंकि सब कुछ डेल्टा पे डिपेंड करेगा, उसके बाद जहां जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से डेल्टा वन डेल्टा टू को चेक करना है। तो अगर उसको अपन सॉल्व करने जाते हैं, माइनस का 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 लैम्डा माइनस का लैम्डा हो जाएगा प्लस का लैम्डा और प्लस का 1 इक्वल टू 0। सही बात है। तो इसको अब देखो जीरो मतलब ये जीरो कब बन रहेगा वो चेक कर रहा हूँ कि हाँ जीरो कब बन रहा है। तो अगर इसको जीरो नहीं भी बनाना है तो वो अलग बात है, अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। माइनस का कॉमन ले लिया तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 1 आ रहा है, इसका अपन अगर फैक्टर कर ले तो माइनस का 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा स्क्वायर रहेगा, ये मैच कर रहा है ना भाई। तो ये इसका डेल्टा का फैक्टर आ गया। तो डेल्टा इन दो पॉइंट पे जीरो बन रहा है, तो लैम्डा माइनस हाफ पे या लैम्डा 1 पे। अब अपन 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहला किसने ऑप्शन क्या बोला, देखो अपन को क्या है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही, क्योंकि इसमें हर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑप्शन में अलग अलग सिनेरियो पूछा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि अपन सारे केसेस समझ पाए। तो बोला कि इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ लैम्डा 1 एंड म्यू 13। तो अगर लैम्डा 1 हो गया तो ये तो पक्का जीरो हो जाएगा। तो लैम्डा 1 पे डेल्टा जीरो मिल चुका है। इनफाइनाइट के लिए बाकी को भी जीरो आना पड़ेगा, तो क्यों ना अपन बाकी को भी चेक कर ले। तो डेल्टा 1 निकालते हैं। डेल्टा 1 का क्या मतलब है कि भाई जो कांस्टेंट आ रहा है ना, इसको पहले कॉलम में रिप्लेस करना, मतलब देखो डेल्टा को तो जीरो होना ही पड़ेगा इनफाइनाइट के लिए। तो डेल्टा को मैंने जीरो कर दिया,
और लैम्डा को क्या रख लेता हूँ मैं 1, क्योंकि वो लैम्डा को 1 मान रहा है। इफ लैम्डा बराबर 1, मतलब लैम्डा को तो उसने पहले फिक्स कर दिया, तो लैम्डा को 1 अपन यूज कर लेंगे पहले से ही कि हाँ लैम्डा को तो 1 लेना ही है। तो लैम्डा को 1 लेने के बाद डेल्टा 0 हो रहा है। अब उसी लैम्डा पर बाकी भी चेक करेंगे। तो मैंने डेल्टा 1 के लिए क्या लिखा, जो आ रहा है 5, 9 और म्यू, ये जो कांस्टेंट है ये पहले कॉलम में आ जाएंगे, बाकी सेम रहेगा, और लैम्डा को 1 रख देंगे तो 1 1 1 बन जाएगा। इसको भी क्या आना पड़ेगा 0। अगर इसको 0 करने पर अगर म्यू 13 आ जाता है मतलब सही है, वो सारी पॉसिबिलिटी के लिए काम कर जाएगा। तो जब इसको अपन सॉल्व करने गए तो 5 इंटू ये हटाया तो 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 1 टाइम 9 माइनस म्यू और प्लस का 1 टाइम 27 माइनस 2 म्यू बराबर 0 किया मैंने इसको। 0 करने पे चेक करते हैं तो माइनस का 5 माइनस का 9 प्लस म्यू प्लस 27 माइनस 2 म्यू बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास म्यू जो आ रहा है 14 और 27 13 आ रहा है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 13 आ गई। तो लैम्डा को 1 लेने पर म्यू 13 आ रहा है, डेल्टा 1 0 आ रहा है। सिमिलरली अपन चाहे तो डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी चेक करेंगे, वो 0 आ जाएगा। मतलब दिस इज राइट ऑप्शन। ये अपन को पूछा नॉट करेक्ट, तो दिस इज राइट है ना भाई, ये अपना राइट ऑप्शन हो गया, इसको अपन को टिक नहीं करना है। अब आते हैं अगले पे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा 1 एंड म्यू माइनस 13। तो अब देखो खुद, अगर लैम्डा को मैंने 1 ले लिया तो डेल्टा 0 हो जाएगा, और अगर म्यू 13 नहीं लेता हूं तो ये 0 नहीं आएगा। तो नॉन जीरो डेल्टा, अगर इसको नहीं लूंगा तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा लैम्डा को 1 रखने पर। बट म्यू को अगर 13 लेंगे तो ही 0 आएगा, 13 पे 0 अलावा 0 आएगा नहीं। तो 13 नहीं लेंगे तो ये नॉन जीरो आएगा, और डेल्टा इसमें 0 हो चुका है, तो ये तो नॉन जीरो बाय 0 आ गया, मतलब इनकंसिस्टेंट पक्का हो जाएगा। मतलब ये तो सही स्टेटमेंट हो गया। इस तरह चेक करना है। फिर तीसरा केस, सिस्टम इज कंसिस्टेंट व्हेन लैम्डा नॉट माइनस 1 एंड म्यू 13। तो चौथा वाला भी चेक कर लेते हैं। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक के लिए आसान है, यूनिक के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है भाई, तो अगर लैम्डा माइनस 1 नहीं, लैम्डा 1 नहीं है, तो लैम्डा 1 नहीं है तो ये तो 0 होगा नहीं, लेकिन ये तो 0 हो सकता है। लैम्डा माइनस माइनस 1 नहीं है, 1 नहीं है, उसमें माइनस हाफ पॉसिबल है, और म्यू क्या नहीं है, माइनस 13 नहीं है। तो बस अपन को ये चेक करना है। देखो लैम्डा अगर 1 नहीं है तो ये कभी 0 बनेगा नहीं, बस माइनस हाफ अगर आता है, लेकिन माइनस हाफ पे तो डेल्टा 0 हो जाएगा। तो माइनस हाफ पे अगर डेल्टा 0 हो जाएगा तो ये यूनिक पॉसिबल है क्या, यूनिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने से बोला लैम्डा 1 के अलावा कुछ भी लो तो यूनिक मिलेगा। यूनिक के लिए क्या होता है, यूनिक के लिए डेल्टा मस्ट बी नॉन जीरो। तो 1 के अलावा क्या नॉन जीरो मिलेगा, 1 के अलावा माइनस हाफ पर, माइनस हाफ पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो वहां पर यूनिक नहीं आ पाएगा, मतलब ये वाला सही ऑप्शन है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो नॉट करेक्ट में ये वाला ऑप्शन अपना आ जाएगा। इस तरह से अपन हर केस को चेक कर सकते हैं। आई होप क्लियर आप लोगों को। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो देखो अब मैंने क्वेश्चन लिया होमोजीनियस का, कि होमोजीनियस का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन गिवन है, और बोला है कि इक्वल टू में 0 0 लिखा हुआ है, आपने ऑब्जर्व कर लिया तुरंत। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होमोजीनियस, होमोजीनियस में दो ही पॉसिबिलिटी है, यूनिक या इनफाइनाइट। यूनिक के लिए क्या होता है, डेल्टा नॉन जीरो, और इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, डेल्टा 0। इसने क्या बोला, इट हैज नॉन ट्रिवियल, बताया था, याद करो। देखो ये जेई का क्वेश्चन है भाई 2021 का। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आएगा या तो इनफाइनाइट वर्ड बोलेगा या नॉन ट्रिवियल बोलेगा। नॉन ट्रिवियल का मतलब भी इनफाइनाइट वाला ही केस है, क्योंकि 0 0 के अलावा जो एक्स्ट्रा आंसर मिलेंगे वो इनफाइनाइट वाली पॉसिबिलिटी में ही मिल पाएंगे। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अगर नॉन ट्रिवियल है, नॉन ट्रिवियल का मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है। इसका मतलब आपको डेल्टा को क्या कर देना, बस 0 कर देना है। ये पूछा ना कौन सा ऑप्शन ट्रू है, डेल्टा को अगर हम 0 कर देते हैं तो डेल्टा की क्या वैल्यू आ रही है भाई, देखो 4 2 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1 म्यू 2 3 बराबर 0। इसको अगर सॉल्व करते हैं अपन लोग, देखो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4 टाइम्स डायरेक्ट ओपन कर देंगे इसको, तो -3 -2 -5 माइनस का लैम्डा टाइम्स ये हटाया 6
माइनस म्यू प्लस का 2 टाइम, ये हटाया तो 4 प्लस म्यू बराबर 0। अपन ने क्या कर दिया, बेसिक कंडीशन लगाया, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है भाई, सब टफ क्वेश्चन नहीं है। तो माइनस का 20 आया यहाँ से अपने पास, और माइनस का 6 लैम्डा प्लस का म्यू प्लस का 8 प्लस का म्यू बराबर 2। यहाँ से अपने पास आ रहा है 2 म्यू माइनस 6 लैम्डा माइनस 12 बराबर 0। ठीक है भाई, तो अगर अपन इसको चेक करें तो 2 म्यू माइनस 6 लैम्डा आ रहा है, तो ये हो गया अपने पास। अपन को देखना है कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ये बोला ना इसमें ये 3 इक्वेशन है, नॉन ट्रिवियल है, तो कौन सा जो ऑप्शन है जो रखने पे इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर अपन इसको देख रहे हैं कि भाई 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1 म्यू 2 3। ठीक है भाई, तो जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास आ गया है 4 टाइम्स माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस का लैम्डा टाइम्स 6 माइनस म्यू, अच्छा लैम्डा टाइम्स में आ रहा है 6 माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा 6 माइनस म्यू का मतलब हो जाएगा माइनस का 6 लैम्डा प्लस का लैम्डा म्यू हो जाएगा, और प्लस का 2 टाइम्स में हो जाएगा 4 प्लस म्यू। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लैम्डा इंटू म्यू का टर्म आ रहा है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो देखो भाई, यहाँ पे आ रहा है लैम्डा इंटू म्यू माइनस 6 लैम्डा प्लस म्यू माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ पे अपन फैक्टर बनाने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप फैक्टर बनाओगे तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में अपने पास जो कॉमन टर्म आ रहा है, अगर अब ये जो आ रहा है लैम्डा म्यू में टर्म आ रहा है अपने पास, अब यहाँ से अपन को देखना है कि भाई ये 0 कब बन सकता है। तो इसको अगर अपन थोड़ा सोचें कि इसमें पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, एक बार कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। म्यू 2 3, तो कैलकुलेशन दोबारा चेक करते हैं, 4 टाइम्स माइनस 3 और माइनस 2, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा 6 माइनस म्यू प्लस 2 टाइम्स 4 और माइनस माइनस प्लस म्यू। ये प्लस का 2 म्यू आएगा यहाँ पर ना, 2 टाइम्स हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन कॉमन लें तो लैम्डा कॉमन आया तो म्यू माइनस 6 प्लस 2 कॉमन आया तो म्यू माइनस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा म्यू माइनस 6 इंटू लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। दो पॉसिबिलिटी आई कि डेल्टा को अगर 0 होना है तो म्यू 6 पॉसिबल है, इस पे भी काम चल जाएगा, और लैम्डा क्या हो जाए -2, कोई भी एक काम हो जाए अपना काम हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में देख लेते हैं भाई, म्यू को अपन ले रहे हैं, लैम्डा को कितना ले रहा है भाई, ये म्यू को ले रहा है 6, तो अगर ये म्यू को 6 ले लेता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो लैम्डा तो कुछ भी पॉसिबल है, तो ये आंसर सही है, अपन टिक कर सकते हैं। इस तरह से अपन काम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिया है मैंने इस पर। अगर आपको जनरल होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन दी गई है, इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर ये 3 इक्वेशन है और इनके अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो इनफाइनाइट के लिए अपन ने क्या सीखा है, डेल्टा भी 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे 0। तो कोई भी एक तो इसको 0 करना ही करना है, इनमें से आप कोई सा भी एक 0 कर लेंगे तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली 0 के लिए काम हो जाएगा। तो करना क्या है, डेल्टा 0 करना है अपन को, तो डेल्टा अपन को लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा क्या आएगा बताओ, 1 4 -1। ठीक है, डेल्टा सॉल्व करना है, तो 1 4 -1 7 9 म्यू, और वहां से आ रहा है 5 1 2 बराबर 0। तो पहले पहले डेल्टा को 0 कर दिया, तो डेल्टा को 0 करने पर डायरेक्ट देखो लैम्डा का टर्म इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है कि लैम्डा अलग से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अपन ओपन करते हैं, 1 टाइम 18 माइनस म्यू माइनस का 4 टाइम, इसको हटाया तो 14 माइनस 5 म्यू माइनस का 1 टाइम, ये हो जाएगा 7 माइनस 45 बराबर 0। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको, 18 माइनस म्यू माइनस का 56 प्लस 20 म्यू माइनस का 7, 45 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई अपने पास 38, माइनस का माइनस माइनस प्लस 38 बराबर 0। तो ये आ गया 19 म्यू हो गया, और ये 38 और 18 46 56 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 ही आ गई। तो म्यू आ गया अपना 0। अब लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई सा भी एक 0 कर दो। तो एक काम करेंगे ना भाई अपन, देखो
ये जो म्यू का टर्म आ रहा है ना, इसको ही अपन हटा देते हैं, म्यू तो फिक्स हो ही गया, वैसे भी म्यू को 0 भी ले सकते हो। तो ये जो आ रहा है कांस्टेंट b1 b2 b3, इसको किसी एक कॉलम में रख दो। मान लो फर्स्ट कॉलम में रख देते हैं, तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा लैम्डा -3 और -1। मैं डेल्टा 1 निकाल रहा हूँ, डेल्टा 1 के लिए पहले कॉलम को मैंने कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, बाकी दो कॉलम एज इट इज, मतलब 4 9 1, और म्यू को अपन 0 ले लेते हैं, तो 1 0 2, और इसको भी क्या कर देंगे 0। डेल्टा 1 को भी 0 होना पड़ेगा, और डेल्टा 0 था तो म्यू 0 आया, उसको मैंने पहले काम में ले लिया, तो वहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। इसको अपन एक्सपेंड कर दें अगर, लैम्डा टाइम्स, तो 18 हो जाएगा, माइनस का 4 टाइम, इसको हटाया तो माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 टाइम, इसको हटाया तो -3 + 9, -3 + 9 कितना हो जाएगा भाई 6। तो ये आ रहा है 18 लैम्डा बराबर 24 और 6 अपना हो जाएगा, 24 और 6 30 हो जाएगा, तो 24 और 6 30, तो लैम्डा जो आया तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, लैम्डा आ गया 5/3। लैम्डा कितना आ गया 5/3, म्यू कितना आ गया 0। तो अपन को वैल्यू पूछिए 2 म्यू + 3 लैम्डा, तो वहां पे अपन म्यू को रख देंगे 0 और इसको रख देंगे अपन वैल्यू 5/3। इसमें फिर से अपन को एक बार मुझे लगता है कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए। तो अगर मैंने रखा है यहाँ पर 1 4 -1 7 9 म्यू, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 5 1 2, इसको अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो एक्सपेंड करेंगे तो 18 माइनस म्यू, माइनस का 4 टाइम्स 14 - 5 म्यू, और माइनस का 1 टाइम 7 - 45, तो 18 माइनस म्यू हो गया, माइनस का 56 प्लस का 20 म्यू, माइनस का 38 का हो गया, प्लस का 38, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 आ गया, तो म्यू अपना 0 आ रहा है। अब लैम्डा की बात कर रहे हैं अपन, तो लैम्डा के लिए मैंने रख दिया लैम्डा -3 -1 कांस्टेंट आ गया, 4 9 1 सेम था, और -1, अच्छा यहाँ -1 था भाई, ये जो है ना यहाँ -1 था, तो यहाँ कांस्टेंट -1 0 2 आएगा, इतना चेंज करना पड़ेगा। तो लास्ट एलिमेंट जो आ रहा था इसमें माइनस का 1 आएगा, और -1 टाइम्स ये हो जाएगा -6, तो ये अपना जो वैल्यू आएगी, इसको अपन एक बार दोबारा देख लेते हैं, तो 18 लैम्डा बराबर ये हो जाएगा प्लस का 24 - 6, तो 24 - 6 कितना हो गया भाई 18, तो बन गया माइनस का 18, तो लैम्डा कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, लैम्डा -1 आ गया है अपना, और म्यू कितना आ गया है 0, तो बस इसको रख देते हैं 0 + 3 × -1, अपना आंसर आ गया -3। ठीक है भाई, तो इस टाइप से अपन को कंसेप्ट लगाना है, कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ी सी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जब अपन डेटा पुट कर रहे हैं, डेटा पुट करते टाइम अपन को बस प्रॉपर वैल्यू वगैरह रखनी है, तो उसमें छोटी मोटी मिस्टेक्स हो सकती है। तो चलिए, ये अपन ने इस चैप्टर के जितने भी मैक्सिमम डिटरमिनेंट चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो अपन ने सारे कवर कर लिए हैं, और जो लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जितनी थियरी मैंने इस चैप्टर की कराई है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतने कम टाइम में भी आप इसको रिवाइज करके आपको बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कैलकुलेशन को अच्छा करना है, बाकी आपका इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो 100% सही हो जाएगा। तो बाकी हम फिर नेक्स्ट, और इसका हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी हम कराने वाले हैं, जस्ट लेक्चर के बाद आप हमारे लाइव यूट्यूब पर भी लाइव आएगा, और हमारे ऐप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि डिटेल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग आपको इसके अंदर प्रैक्टिस कराएंगे अलग अलग वैरायटी के। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ सीरीज के अंदर।